नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पुरोला, जहां सीएम धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं का भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम धामी ने विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम में विधायक दुर्गेश्वर लाल भी मौजूद रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं पुरोला का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर 210 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। साथ ही चिकित्सालय का उच्चीकरण हुआ है, उसका भी शिलान्यास हो गया। जल्दी ही ये चिकित्सालय बनकर तैयार हो जाएगा। ये सभी योजनाएं आपकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि पुरोला विधानसभा को ऊंचाइयों पर ले जाने पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो आज अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में आज भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, वैश्विक ताकत बढ़ रही है, संपूर्ण विश्व के अंदर हमारी स्वीकारता बढ़ रही है। आज हम $4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर और बन गए हैं। उसका गौरव हम सबको प्राप्त हो चुका है। वहीं हमारे विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर आज पूरा विश्व चकित है। चाहे हम अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज प्रधानमंत्री जी ने उसको देश को समर्पित किया, या वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें हो, विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे हो, या हमारे राज्य में ऑल वेदर रोडें हो, या दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड का निर्माण हो। देश के कोने कोने में नए नए मेडिकल कॉलेज, आज मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों ऐतिहासिक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छता अभियान हो, किसान सम्मान निधि हो, या मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है, जिसका परिणाम है आज भारत गरीबी की दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। भाइयों बहनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 11 वर्षों में भारत में गरीबी दर 27% से घटकर 5% हो गई है। और इन 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, उनका जीवन सामान्य स्थिति में आया है। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की यश कथा का आज पूरे विश्व के अंदर फैल रही है। चाहे हम सब जिनका लंबे समय से हम सबको जिसका इंतजार था, जहां भगवान राम पैदा हुए, श्री भगवान रामचंद्र जी का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो, या बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का पुनः निर्माण निर्माण हो, मास्टर प्लान पर काम होना हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार से सजाया और संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। भाइयों बहनों, यही नहीं, इन 11 वर्षों में मोदी जी को मजबूत नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई, ट्रिपल तलाक जैसे कुप्रथा का अंत हुआ, सीए का और वक्फ संशोधन अधिनियम जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए हैं। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य या सेना में है या कोई हमारे पैरामिलिट्री में देश की सीमाओं की रक्षा में कहीं न कहीं तैनात है। और
अगर मैं कहूं कि हर घर का सेना से कोई न कोई सदस्य सेना में होता है, अवश्य देश की सेवा करता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं स्वयं भी एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे ये देखकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जवानों का जो सीमाओं पर हमारी देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम होता है। उनके लिए अनेक प्रकार के, चाहे उनके अच्छे कपड़े हों, अच्छे बूट हों, अच्छे जैकेट हों, अच्छे हथियार हों। और वही उधम सिंह नगर राज एसपी मणिकांत मिश्रा पहुंचे नानक मत्ता। जी हां, आपको बताते चले, जहां मणिकांत मिश्रा नानक मत्ता पहुंचे और इसी के साथ नानक मत्ता में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों से पिछले वर्षों में आई बाढ़ से हुई समस्याओं की जानकारी ली। समस्याओं से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। एसएसपी ने चुनौतियों को समझा। दौरे का मुख्य उद्देश्य भविष्य में आने वाली आपदाओं के लिए राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाना, एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा। इसी के साथ दौरा आगामी मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। जमीन स्तर की महत्वपूर्ण जानकारी होती है इकट्ठी। ग्रामीणों के सुझाव पर किया जाएगा अमल। तैयारियों की योजना बनाने में ग्रामीणों के सुझाव को किया जाएगा शामिल। प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते तेजी से पहुंचाई जा सकेगी सहायता। उधम सिंह नगर पुलिस आपकी सुरक्षा और सहायता के लिए हमेशा तत्पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो, और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिला अधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराज के कैची धाम में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। धाम के स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त कैची धाम पहुंच रहे हैं। सुबह 5 बजे से कैची धाम में 5 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइन भक्तों की लग रही है। धाम आने वाले भक्त बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं। नीम करोली बाबा के दरबार के लिए देर रात से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम भीड़ को व्यवस्थित करने में जुटी हुई है। नैनीताल और कैची धाम में भारी भीड़ के कारण यातायात दबाव बढ़ गया है और यात्रा पर निकलने से पहले रूट डायवर्जन प्लान का पालन जरूर करें। तो वहीं भीमताल, भवाली और नैनीताल में कुछ जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही हल्द्वानी, रामनगर और कालाढूंगी से कैची धाम के लिए शटल
सेवा बस सर्विस चलाई जा रही है। नैनीताल पुलिस आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। यहाँ की मेला की व्यवस्था देख के हमें लगा कि हम अपने ही सिटी में हैं। मुझे यह नहीं लगा कि जैसे मैं कहीं बाहर आया हूँ और यहाँ मेरे स्टेट में यूपी से हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस यहाँ की पुलिस का भी व्यवहार और यहाँ पे सतत सेवा चलाई गई है, उससे ट्रैफिक में बहुत ही सुधार है और ट्रैफिक में बहुत ही हद तक सुधार है और बहुत हद तक मैं आखिर में उत्तराखंड पुलिस और मेला प्रशासन कानपुर यूपी से आया हूँ और बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए। सभी लोगों से अपील है कि प्रशासन का सहयोग करें। भीड़ थोड़ी ज्यादा है लेकिन प्रशासन बहुत अच्छे से संभाल रखा है और इस चीज को आप भी थोड़ा सा आपसे भी मेंटेन करें तो हम लोग बहुत अच्छे दर्शन और शटल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन द्वारा दी गई सुविधा है, आप इसे बिल्कुल बोला लीजिए और आप ये मान के चलिए कि आपकी सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने किया है और बहुत अच्छी है, जो होना भी चाहिए। चमोली पुलिस का ऑपरेशन लगाम लगातार जारी है। पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और ऐसे में इसी क्रम में पुलिस ने सोनला इलाके में चेकिंग के दौरान एक ऐसे बाइक सवार को पकड़ा जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था। बुलेट सवार ने हेलमेट नहीं पहना था और उसकी बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगा था। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने पर यातायात पुलिस ने तुरंत चौकी लंगासू को सूचित किया, जहां पर बुलेट सवार को रोका गया। पुलिस ने बुलेट सवार पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही भविष्य में नियमों का पालन करने और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने की सख्त हिदायत दी है। चालक की पहचान अभिषेक गहलोत निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है और इस दौरान यातायात उप निरीक्षक दिगंबर सिंह उनियाल ने कहा कि पुलिस की नजरों से बचकर नियम तोड़ने का प्रयास करने वाले चाहे खुद को कितना भी शातिर समझ ले, लेकिन चमोली पुलिस से नहीं बच पाएंगे। उनके खिलाफ नियमानुसार और त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश के पास मुनिकिरेती कौजियाला इको टूरिज्म जोन में ड्राफ्टिंग का कंपनियां पर्यटकों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। नियम विरुद्ध दिन ढलने के बाद भी गंगा में राफ्ट उतारी जा रही हैं और ऐसे में दिन ढलने के बाद गंगा में पर्यटकों से भरी राफ्ट चलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के कमेंट में नियम तोड़ने वाली राफ्ट कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं। वीडियो का संज्ञान पर्यटन अधिकारी ने भी लिया है। पर्यटन अधिकारी का दावा है कि दिन ढलने के बाद कौजियाला से लेकर मुनिकिरेती तक गंगा में नजर रखी जा रही है। पकड़े जाने वाली राफ्ट कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि नियम अनुसार शाम को 5:30 बजे के बाद मुनिकिरेती कौजियाला इको टूरिज्म जोन में राफ्टिंग करने और कराने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन कुछ राफ्टिंग कंपनियां इस नियम का पालन नहीं कर रही हैं और अधिक रुपए कमाने के लालच में राफ्टिंग कंपनियां पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। जानकारों का कहना है कि स्कूलों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का टूरिस्ट गर्मी से राहत पाने के लिए राफ्टिंग करने के लिए इको टूरिज्म जोन में पहुंच रहा है। पर्यटकों की संख्या अधिक होने से वजह से यहां पर आपको बता दें कि राफ्टिंग कंपनियां अपनी मनमानी चला रही हैं। पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है। दिन ढलने के बाद गंगा में नजर रखी जाएगी। जो कि राफ्ट दिन ढलने के बाद गंगा में पकड़ी जाएगी, उस कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जनपद पौड़ी के सतपुली थाना क्षेत्र अंतर्गत जेसीबी से युवक की हत्या कर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास में पुलिस ने तेज कर दिए और ऐसे में पुलिस की अलग अलग टीम हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए रवाना की गई है। पौड़ी के पुलिस क्षेत्राधिकारी त्रिवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि मृतक सुमन देवरानी अपने साथी रजनीश जोयाल के साथ गुम खाल की ओर जा रहा था। सतपुली में निर्माणाधीन कार्य पर जेसीबी लगी थी। रास्ता खोलने को लेकर जेसीबी चालक प्रवीण सिंह की सुमन और रजनीश की बहस हो गई। इस दौरान प्रवीण सिंह ने जेसीबी के पंजे से वार कर सुमन देवरानी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मामले में तत्काल रजनीश की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और प्रवीण सिंह को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू की है। फिलहाल अलग अलग टीम प्रवीण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए रवाना की गई है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही प्रवीण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सतपुली क्षेत्र में कोटद्वार रोड पे जो कटिंग का कार्य चल रहा है, दिनांक 7 जून की 11:30 बजे दो लोग सुमन देवरानी और रजनीश जोयाल गाड़ी से आ रहे थे। जो कटिंग का कार्य पोकलैंड पे
प्रवीण बर्थवाल नाम का कर रहा था। उन्होंने उसको रोकने के लिए कहा। उसने पोकलैंड के बकेट से सुमन देवरानी को हिट कर दिया, जिसकी उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। जो अभियुक्त प्रवीण बर्थवाल है, जो पोकलैंड चला रहा था, इसमें कहा जा रहा है कि ये बाहर का रहने वाला है, जबकि ये जनपद चमोली जोशीमठ के पास मारवाड़ी गांव का रहने वाला है। इसमें हमारे द्वारा मुकदमा कायम किया जा चुका है हत्या का, और इसमें टीमें बनाकर कार्रवाई की जा रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। राष्ट्रीय खेलों में झोंककर अपना जोश, अपना दम उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने लिख दिया है राज्य के नाम एक उल्लेखनीय अध्याय। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि उत्तराखंड के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिचय देकर उत्तराखंड के खिलाड़ी खेल जगत के लिए बन गए हैं अद्भुत प्रेरणा का स्रोत। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए राज्य के लिए रिकॉर्ड 103 पदक हासिल करना और राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड प्रतिभावान युवाओं का राज्य है, जिनके भीतर भरी हुई है खेल का भविष्य निर्धारित करने की प्रबल क्षमता। 38वें राष्ट्रीय खेल में मैंने मॉडल पेंटाथलॉन में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। सरकार द्वारा यही सुविधाएं मिलती रही तो मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करूंगा। इसी दृढ़ निश्चय, जुनून और जज्बे को राज्य के कोने कोने से तलाश कर उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर, मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित कर और खेल नीति में सुधारात्मक बदलाव कर उत्तराखंड सरकार ने कदम कदम पर किया खिलाड़ियों का सहयोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है जिस तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है, आने वाले टाइम पे उत्तराखंड से काफी अच्छे प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों की प्रतिभा और सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप न केवल राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में छाए रहे, बल्कि साथ ही उत्तराखंड हो सका मेजबान राज्य की अपेक्षा की कसौटी पर खड़ा। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अवैध नशा तस्करों के खिलाफ देहरादून पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 2.5 लाख रुपए की 8.20 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर फव्वारा चौकी के पास से तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 2.5 लाख रुपए मूल्य की कीमत की 8.20 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। तस्कर की पहचान सुनील निवासी मंगला बस्ती राजीव नगर देहरादून के रूप में हुई है। स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर मोटी कमाई का झांसा देकर 5.5 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस की साइबर सेल ने मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कीर्तिनगर निवासी सौरभ कुमार से ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि जिन खातों में रकम ट्रांसफर की गई थी, उन खातों की डिटेल के आधार पर ही पुलिस की साइबर सेल आरोपी एक पहुंची है। जहां तक आरोपी की पहचान अर्पित जैन के रूप में हो गया। आरोपी को पकड़ने वाली टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर अरुण त्यागी और मयंक बलूनी और इसी के साथ साथ अजय वीर को पुलिस कप्तान ने शाबाशी दी है।
ऋषिकेश के पास पुणे की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत असम की एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। यूपी के गंगा में डूबने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में इस दृष्टि से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाने में लगी है। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कविंद्र सजवा ने बताया कि असम की एक युवती दिल्ली में रेलवे की परीक्षा देने के लिए आई। परीक्षा के बाद वो अपने हरियाणा निवासी दोस्त के साथ बीते रोज घूमने के लिए शिवपुरी पहुंची। शाम के समय युवती अचानक लापता हो गई। लापता होने की सूचना युवती के दोस्त ने पुलिस को दी और इस दौरान पुलिस को पता चला कि गंगा में कोई युवती डूब गई है। शिवपुरी चौकी पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ की गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया है। फिलहाल युवती का कुछ पता नहीं चला है। शिवपुरी चौकी प्रभारी मनोज ममनाई ने बताया है कि जो है अब हर स्तर पर उसकी जांच की जा रही है। और लगातार अवैध निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। एमडीडीए के कार्रवाई के बाद भी देखिए अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद चल रहे निर्माणों पर ऋषिकेश एमडीडीए कार्यालय संदेह के घेरे में आ चुका है। जी हां, अब एमडीडीए पर संदेह के घेरे में आ चुका है, जहां सीलिंग की कार्रवाई के बाद आपको बता दें कि ऋषिकेश एमडीडीए कार्यालय को मुख्यमंत्री धाकड़ धामी का भी डर नहीं है। इस बीच गणेश विहार में सीलिंग के बाद पिछले कई दिनों से धड़ल्ले से चल रहा है अवैध निर्माण का कार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी एक कार्यक्रम में कहा था कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी नियमों का पालन न करें, अपने कार्यों में लापरवाही अगर बरतेगा तो वो भी भ्रष्टाचारी कहलाएगा और ऐसे भ्रष्टाचारियों पर होगी अब कठोर से कठोर कार्रवाई। जहां मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1905 में भी आ रही शिकायतों पर अब हो रही है कठोर कार्रवाई। वो माफिया अवैध निर्माणकर्ता लगातार एमडीडीए से साठगांठ की बात कर रहे हैं। एमडीडीए अपने बनाए हुए नियमों की क्या रक्षा करते हुए करेगा नियमों का पालन, अपने आप में बड़ा सवाल। और इस बीच सीलिंग हुए अवैध निर्माणों पर चल रहे निर्माण कार्यों में क्या ऋषिकेश एमडीडीए कार्यालय कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? कड़ी कार्रवाई करके क्या एमडीडीए बचा पाएगा अपनी साख? तो एमडीडीए के साख पर लगातार सवाल उठ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे। कमल, देखिए लगातार सीलिंग के बाद भी अवैध निर्माण का कार्य जोरों पर है। ऐसे में एमडीडीए के साख पर क्रेडिट पर सवाल उठ रहा है। बिल्कुल सही बात है। सपना कहें तो हम देख रहे थे कि देहरादून से लगातार टीमें आ रही थी, यहाँ पर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो रही थी और सीलिंग की कार्रवाइयां चल रही, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में अवैध निर्माणों में यहाँ पर डर बैठा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सीलिंग की कार्रवाई देहरादून जिससे टीमें आ भी कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ देख रहे हैं कहीं जगह कि जो सीलिंग की कार्रवाई के बाद कोई काम नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद अगर हम गणेश विहार की बात करें, वह पिछले कई दिनों से लगातार धड़ल्ले से काम चल रहा है और ये बात यहाँ कार्यालय को बताई जा रही है, लेकिन उनके कान में कोई जू नहीं रेंग रही है, कोई किसी प्रकार की रही है। बल्कि देखा जाए तो सब अब मुख्यमंत्री इसके मंत्री है, कहें तो आवास डिपार्टमेंट में आता है और एमडीडी जो आवास में आता है इसके स्वयं मुख्यमंत्री इसके हैं। और अभी कितनी लापरवाहियां और कितने भ्रष्टाचार में माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश दिया था कि जो अपने काम में लापरवाही व ढील बरतेगा, नियमों का पालन नहीं करेगा, वो भी भ्रष्टाचार में आएगा, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। उसके बावजूद अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी को स्वयं ऋषिकेश एमडीडी की ओर कहीं नजर दौड़ानी पड़ेगी, जहां ये स्थिति है कि बिल्कुल भी किसी प्रकार का नियमों का पालन नहीं हो रहा है और बस कहते हैं कोई जू नहीं रेंग रही है। लगातार हम यहाँ देख रहे हैं कि जो नियम आपने बनाए हैं, जो नियम आपके द्वारा बनाए, उनकी तो रक्षा करें, वहीं इनकी साख पे लगभग बट्टा नजर आ रहा है। अब यही देखना है, जब इतनी चीजें निकल के आ रही हैं, लगातार बातें, हर शिकायत तो हो रही हैं और लगातार लोग जो हम देख रहे हैं कहीं लगभग हमें 30 से 40 लोग प्रतिदिन ऐसे मिलते हैं जो शिकायतें करके आते हैं, लेकिन शिकायतों को एक तरह से डब्बे में डाल दिया जाता है, एकदम कूड़ेदान में। ये स्थिति वहां पर बन गई है, किसी प्रकार का भी कोई नहीं हो रही। और सबसे बड़ी सीलिंग के बाद वहां निर्माण कार्य झड़ले से क्या लगातार लोग शिकायतें कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं अब एमडीडी ऋषिकेश कार्यालय संदेह के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।